हेलो एवरीवन, वेलकम टू परीक्षा आईक्यू। परीक्षा आईक्यू के इस वीडियो में आप देख रहे हैं आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2018 में हुए एग्ज़ाम की सीरीज़ का सॉल्यूशन। ये वीडियो फोर्थ डे फर्स्ट शिफ्ट के सॉल्यूशन से रिलेटेड है। इसमें सभी क्वेश्चंस का बहुत ही ल्यूसिड मैनर में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और इससे पहले मैं 9 वीडियोस जो हैं अपलोड कर चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि आने वाले 2024 के रेलवे सभी एग्ज़ाम्स में आपको इसका फ़ायदा ज़रूर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू परीक्षा आईक्यू, ताकि आपको आने वाली और भी वीडियोज़ की अपडेट निरंतर मिलती रहें। और ये वीडियो दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी एवं अंग्रेज़ी माध्यम के लिए एप्लीकेबल है। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी समस्या आती है, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखो, इसमें बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज डैमेजेस टू ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स एंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स। तो कोरोजन होता है यार, कोरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग भी, ये डैमेज कर देता है। आयरन से बनी रेलिंग्स को को डैमेज करता है। आयरन से बने हुए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को, उनको डैमेज करता है। तो रस्टिंग से बचने के लिए हम लोग बहुत से प्रोसेसेस फॉलो करते हैं। इससे रिलेटेड सवाल भी पूछा जा सकता है। जैसे एक होता है गैल्वेनाइजेशन। ये गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? इसमें कोटिंग होती है किसकी? जिंक की। ठीक है, आयरन के ऊपर। तो वो क्या करता है? वो तुम्हें वो रस्टिंग से बचाता है। ठीक है, जिंक की कोटिंग होती है। एक होता है ग्रीजिंग, भाई ग्रीज लगाते हैं। ठीक है, सिंपल, सबको पता ही होगा। फिर एक होती है ऑयलिंग। ऑयलिंग करते हैं, इससे भी जो है कोरोजन प्रिवेंट होता है, कोरोजन नहीं होता है। एक होता है एनोडाइजिंग। देखो, एनोडाइजिंग क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ऑक्साइड की जो लेयर होती है उसको थिक कर देते हैं। ठीक है, ऑक्साइड लेयर जो होती है अराउंड द मेटल, ठीक है, उसको थिक कर देते हैं, जिससे क्या होता है? कोरोजन नहीं होता। कोरोजन नहीं होता। तो ये सारे कुछ प्रोसेस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं टू प्रिवेंट रस्टिंग या कोरोजन। अब देखो, इसमें बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट अगर गुड्स से रिलेटेड है, गुड्स कोई ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो बैंक्स से क्या होता है? तो यार, गुड्स जो होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो बैंक जो होगा वो किससे रिलेटेड होगा? मनी से रिलेटेड होगा। देखो, रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, तो करेंसी हो गया ना। लेकिन कॉमन क्या है इन सब में? कि ये सब पैसा है, मनी है। तो मनी आंसर आ जाएगा। अब देखो, ये फिगर का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है कि एरो की डायरेक्शन ये थी। ठीक है, उसके बाद इसी का रिवर्स हो गया। जो यहाँ था वो यहाँ आ गया, और जो यहाँ था वो यहाँ आ गया। अब यार, इसमें ही देखो कि इसने तुम्हारी ये दे रखी है, इस तरह से घुमा रखा है इसने। तो तुम्हारा क्या आंसर आना चाहिए? तो जब तुम्हें जो यहाँ है वो यहाँ कर दो, जो यहाँ है वो यहाँ कर दो, तो इसका मतलब ये हुआ जो तुम्हारा डाउनवर्ड वाला है वो आएगा। तो डाउनवर्ड वाला कहाँ है? इसमें ही है, 2 में। ओडोमीटर इज यूज टू मेजर डैश इन ऑटोमोबाइल्स। तो डिस्टेंस जो है ये मेजर होता है। और स्पीड किससे मेजर होती है? स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर, ध्यान रखना। तो ओडोमीटर क्या करता है? डिस्टेंस मेजर करता है। ठीक है, अब देखो, इस सवाल में पूछ रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5776। देखो, ये दो इसमें तो आंसर हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते? आप खुद सोचो, 70 का तो जो है 49 होता है, 70 का, और ये उससे भी ऊपर है, तो 70 से कम वाले तो होंगे ही नहीं आंसर। राइट। 84 ये भी नहीं होगा, इन्होंने गलत मार्क करा हुआ है। यार, 80 का स्क्वायर 6400 होता है। तो यही बचा आंसर, यही होना है, इसकी मजबूरी है। 76 का ही स्क्वायर जो है वो ये होता है। 76 आंसर हो जाए। अब देखो, बोल रहा है कि अगर 2018 को जो है 1 जनवरी को मंडे था, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल, मतलब इनमें से कौन सा साल जो है उसका पहला दिन वो भी मंडे का होगा।
तो इसमें हम लोग ऑड डेज काउंट कर लेते हैं कि 7 ऑड डेज होने के बाद जो होगा वही मंडे होगा। तो पहले 7 ऑड डे हम लोग निकाल लेते हैं। तो 2018 का एक ऑड डे दे देगा, ठीक है। 2019 का जो है वो हमें एक ऑड डे दे देगा। 2020 का जो है, क्योंकि ये लीप ईयर है तो हमारे 2 ऑड डे आएंगे, ठीक है। 2021 का जो है वो एक ऑड डे दे देगा। 2022 का क्या कर देगा, अगेन एक ऑड डे दे देगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6। 2023 में फिर हमें एक ऑड डे मिल जाएगा। तो इट विल बी 2024, 2000 मतलब क्योंकि 7 कंप्लीट हो गए तो 2024 में जो है फिर दोबारा से रिपीट होकर के मंडे आएगा, ठीक है। तो 7 दिन के बाद जो 8वां दिन होता है वो वही डे होता है, रिपीट होता है। तो ये जो होगा ये मंडे आएगा, ये आंसर होगा। अब कह रहा है किसी चीज़ का 3/4 जो है किसी चीज़ का वो 7/8 के बराबर है। तो 5/7 ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स को क्या लिखोगे, 7 × 4 / 3 × 8, है ना। तो 5/6 आ जाएगा, यही आंसर। अब देखो ये ट्रांसपेरेंट शीट है, तो अगर इसको तुम फोल्ड करोगे तो कैसे होगा यार, इसके अबाउट अगर इसको फोल्ड करोगे तो ऑब्वियसली देखो हमें क्या दिख रहा है कि एक ही ऊपर हो रहा है तो एक ही नीचे आ जाएगा, एक ही ऊपर हो रहा है एक ही नीचे। तो ये इस तरह की कुछ फिगर बनेगी, ये यहाँ पर रहेगा ही। तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये आंसर आ जाएगा। अब वो कह रहा है देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x² - 4x + k = 0। तो इसका एक रूट जो है वो तो x = 3 है। वो कह रहा है कि 3 जो है वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। रूट क्या होता है, रूट वो होता है कि x की वो वैल्यू रखने पर जो होगा वो उसको 0 के बराबर करेगा। मतलब अगर मैं यहाँ x की वैल्यू रखूँगा तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर होगी, ये रूट हो गया। तो अगर एक रूट जो है वो कह रहा है कि x = 3 है, तो दूसरा रूट तुम्हारा क्या होगा, जब वो कह रहा है x = 3 है तो यहाँ पे 3 रख लो, उससे k की वैल्यू आ जाएगी कि 9 - 12 + k = 0। तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई, 3, ठीक है। अब k की वैल्यू 3 यहाँ पर प्लेस कर दो, तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। तो अब इसमें से तुम ये देखो कि कौन सा नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तुम अगर x को 1 रखोगे तो 1 - 4 क्या दे देगा, -3। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब -1 रख के देख लो, -1 जो है क्या दे देगा, यहाँ 1 दे देगा, यहाँ प्लस का 4 दे देगा, तो ये नहीं करेगा, ठीक है। 4 रख के देख लो, तो 16 - 16 + 3 ये भी नहीं करेगा। -4 रख के देखो, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा वो इसका रूट नहीं होगा। 1 पे सेटिस्फाई हो रहा है तो x = 1 इसका क्या हो जाएगा, रूट्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो बोल रहा है कि वेन डायग्राम के अनुसार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। तो ये लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं। तो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों को ये खेल रहे हैं वी। तो एक तो वी आ जाएगा, खाली एस नहीं आएगा, एस प्लस क्यू नहीं आएगा, वी तो मेरा आना चाहिए। तो या तो ये या ये है। एंड ऑल्सो ऑल द 3 गेम। अब ऑल द 3 गेम कौन खेल रहा है, यही तो खेल रहा है भाई एस। एस जो है क्रिकेट में भी आ रहा है, फुटबॉल में भी आ रहा है, कबड्डी में भी आ रहा है। तो एस और वी जो होगा वो मेरा उत्तर होगा, एस और वी, ना कि क्यू और वी, ठीक है। क्यू और वी नहीं होगा, क्योंकि क्यू किसका है, क्यू है कबड्डी और फुटबॉल वालों का। तो अगर कबड्डी और फुटबॉल कहता तो हम क्यू ले लेते, ठीक। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज अ डबल बॉन्ड। हमने पहले भी देखा था कि 3 तरह के होते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। एक तो होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। तो ये होता है सिंगल बॉन्ड, और इसका होता है डबल बॉन्ड, और इसका होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इन दोनों को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इथेन जो है फॉर्मूला क्या हो गया, C2H6, CnH2n+2 होता है ना। एसिटिलीन क्या हो गया, एसिटिलीन इज नथिंग बट इथाइन, एल्काइन होता है, एल्काइन, एल्काइन एसिटिलीन। एसिटिलीन जो होता है वो इथाइन, इथाइन को एसिटिलीन बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। और मीथेन क्या होता है, CH4। और इथीन क्या होता है, C2H4। अब वो बोल रहा है कि किस में डबल बॉन्ड है। तो यार ये जो ईन वाले होते हैं ना, ईन
ENE इनमें ही होता है डबल बॉन्ड, तो इसमें होगा डबल बॉन्ड। ठीक है, इस तरह का स्ट्रक्चर इसका बनेगा। ठीक है, और एक मैंने चीज़ और बताई थी सिग्मा और पाई के बारे में। तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5, एक यहाँ से लिया जाता है, तो 5 तो इसमें सिग्मा बॉन्ड है, और एक क्या है इसमें, पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो एसिटिलीन गैस का यूज़ जो है वो वेल्डिंग में बहुत होता है, ये बात ध्यान रखना, ये एक एप्लीकेशन है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट्स हैड डन सम कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो इट वाज मिस्टर सत्येंद्र नाथ बोस हु डिड कैलकुलेशंस फॉर द फिफ्थ स्टेट। फिफ्थ स्टेट जिसको हम लोग बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो फिफ्थ तो स्टेट ऑफ मैटर ये है, और तीन कौन सी हैं, पहली तीन ये हमें बड़े अच्छे से मालूम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, एंड जब फिफ्थ ही है तो फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है फिर, इट इज प्लाज्मा। नाउ व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा होती है आयनाइज्ड गैस। ओके, आयनाइज्ड गैस होती है कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, ये होती है आयनाइज्ड गैस। ठीक है, अब हमने ये तो बता दिया फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है, कि क्या एक सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है, हाँ एक सिक्स्थ स्टेट ऑफ मैटर भी होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्मायन कंडेंसेट, फर्मायन कंडेंसेट। सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज ऑल्सो, क्योंकि इनमें से भी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। वो सिक्स स्टेट ऑफ मैटर पूछ लेगा, वो आपसे इसकी बजाय फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर क्या है वो पूछ लेता। ठीक है, तो यू मस्ट नो ऑल दिस। नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये इन साइंटिस्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी आगे पूछा जा सकता है। विक्रम साराभाई। नाउ हु वाज विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई वाज द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। ठीक है, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, और ये थे फर्स्ट चेयरमैन इसरो के। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनी कब थी, ये 1969 में। नाउ विक्रम साराभाई, इन्होंने जो है काम करा था किस चीज़ पर, कॉस्मिक रेज पर, कॉस्मिक रेज पर, अंडर द सुपरविजन ऑफ सीवी रमन, सीवी रमन के सुपरविजन में इन्होंने काम करा था। ठीक है, और इन्होंने ही फिजिकल रिसर्च लैब, ठीक है, अहमदाबाद, यहाँ एक फिजिकल रिसर्च लैब जो है ये बनवाई थी, और इन्हीं के नाम पर इसरो ने जो है एक लैंडर तैयार किया चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 का। उसका नाम इन्होंने जो है लैंडर का, नॉट रोवर, रोवर वॉज प्रज्ञान, लैंडर का नाम इन्होंने क्या रखा, विक्रम। चंद्रयान 2 एंड चंद्रयान 3 बोथ। ठीक है, नाउ अबाउट होमी जहांगीर बाबा, ही वॉज द फादर ऑफ, जिस तरह ये स्पेस के, इंडियन स्पेस के फादर थे, ही वॉज द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम एंड न्यूक्लियर बॉम्ब। तो ही ऑल्सो सर्व्ड एज द डायरेक्टर ऑफ AEET, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, ट्रॉम्बे। ठीक है, जिसको बाद में जो है नाम दे दिया गया क्या, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट, सॉरी BARC, इनकी डेथ के बाद। एंड ही ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो होमी जहांगीर भाभा ने एक और काम किया था, ही लेड द ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, इंडिया के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर का ब्लूप्रिंट इन्होंने तैयार किया था। इसका नाम क्या था, अप्सरा, अप्सरा, ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ हु वाज सीवी रमन, सीवी रमन जो थे वो पहले नोबेल प्राइज विनर थे इंडिया के फिजिक्स में, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया इन फिजिक्स वाज सीवी रमन, और नोबेल प्राइज मिला था और भारत रत्न भी मिला था इनको। फर्स्ट भारत रत्न जो है वो सीवी रमन को ही मिला था, और किस काम के लिए मिला था, इलास्टिक थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के लिए, इलास्टिक थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग। ओके, और इन्हीं के नाम पर हर साल 28 फरवरी को सीवी रमन के नाम पर नेशनल साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये तो देखो एक था ही, लेकिन इसके साथ साथ इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं कि इनमें से भी आपसे कुछ भी पूछा पूछा जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड विद ऑल ऑफ देम। ओके, विच इज द फर्स्ट मेटालिक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल? तो हाइड्रोजन तो नहीं, हाइड्रोजन जो है वो एज ए नॉन मेटल एक्ट करता है। सोडियम, यस सोडियम मेटल है, बट उससे पहले एक और मेटल है, लिथियम। लिथियम। तो हीलियम, क्या हीलियम है? इसका एटॉमिक, ये जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है, ये सेकंड पोजीशन पे आता है, ये थर्ड पोजीशन पे आता है। लेकिन हीलियम जो है वो क्या है, वो एक नोबल गैस हो गई। ठीक है, और ये नॉन मेटल हो गया। तो पहला मेटालिक एलिमेंट कौन सा हो गया? वो हो गया लिथियम। ओके, लिथियम। अ फ्रैक्शन व्हेन टेकन अवे फ्रॉम 1/3 गिव्स 1/12। तो 1/3 से कुछ चुरा लो और 1/12 बच जाए, तो 1/3 माइनस 1/12, तो 4/12, और ये कितना हो जाएगा? 3/12। इसको सिंप्लीफाई कर दो, 1/4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/4। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि वेयर वॉज द 2017 वर्ल्ड रैपिड फायर चेस चैंपियनशिप प्लेड इन विच विश्वनाथन आनंद रीगेन्ड हिज टाइटल। तो ये रियाद में खेली गई थी। नाउ हु वाज विश्वनाथन आनंद? विश्वनाथन आनंद जो थे वो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, 1988 में बने थे। और सेकंड जीएम कौन थे? इट वाज डी बरुआ। ठीक है, और इंडिया की फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो इट वाज कोनेरू हम्पी। कोनेरू हम्पी। ठीक है, ये फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के। नाउ 2017 की तो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप वहाँ हुई थी, लेकिन अब जो 2024 की होगी वो कहाँ पर होगी वो भी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, एट प्रेजेंट जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन कंपिटिटर्स डिसाइड हैं। इसमें जो है डी गुकेश जो हैं, ठीक है, जो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं, ही हैज़ चैलेंज्ड जो करंट ग्रैंड मास्टर हैं डिंग लेरन ऑफ चाइना। तो इन दोनों के बीच मुकाबला होगा। नौ डिंग लेरन ने 2023 के वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में हराया था मैग्नस कार्लसन को। मैग्नस कार्लसन जो कि क्या है, जो कि उससे पहले जो थे चैंपियन थे। ठीक है, और कहाँ हराया था? इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, अस्ताना। अस्ताना में हराया था। ठीक है, तो डी गुकेश। अब पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर तो कोनेरू हम्पी थी, लेकिन अभी रिसेंटली जो है हमें हमारी थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर मिली हैं। थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर मिली हैं, उनका नाम है वैशाली राम बाबू। और यही वैशाली राम बाबू एल्डर सिस्टर हैं किसकी? आर प्रज्ञानंदा। आर प्रज्ञानंदा, अनदर ग्रैंड मास्टर। आर प्रज्ञानंदा की ये बड़ी बहन है। तो ये अभी रिसेंटली जो है ग्रैंड मास्टर बनी है, और ये आर प्रज्ञानंदा जो है ये पहले ही ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। एट प्रेजेंट जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं वो है डी गुकेश। ठीक है, और टॉकिंग अबाउट चेस, चेस के कुछ टूर्नामेंट्स के नाम देख लो, अगर पूछे तो बता देना। एक एरोफ्लॉट ओपन होता है, एरोफ्लोट ओपन, ये चेस से रिलेटेड है। ठीक है, एक कैंस कप होता है, ये चेस से रिलेटेड है। देन एक होता है टाटा स्टील का चेस टूर्नामेंट, चेस टूर्नामेंट ये भी चेस से रिलेटेड है। देन बिबलाओ टूर्नामेंट, ठीक है, ये भी चेस से रिलेटेड है। सो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दिस रिलेटेड टू चेस। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अभी करंट जो है चैंपियन कौन है? वो है डिंग लेरन। ठीक है, फ्रॉम चाइना। अब देखो इस सवाल में पूछ रहा है कि हु इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला। तो उस टाइम जो थे वो पिनरई विजयन थे, और इस टाइम भी नाउ ऑल्सो इन 2024 इट इज़ पिनरई विजयन। पिनरई विजयन। तो ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, एंड हु इज़ द गवर्नर ऑफ केरला? इट इज़ आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। और पिनरई विजयन जो है किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? सीपीआई, मार्क्सिस्ट पार्टी। और ये फाउंड कब हुई थी? 1964 में, एंड इट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। सीताराम येचुरी जो है वो इसके इंपॉर्टेंट लीडर है। ठीक है, नाउ अबाउट केरला, इसके अलावा मैं और कुछ बताना चाहूँगा केरला के बारे में, बहुत कुछ है जानने को। जैसे इनका जो है स्टेट एनिमल क्या है केरला का? व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ केरला? इट इज एलिफेंट। सिमिलर टू एलिफेंट और किन किन का है? एक है कर्नाटका एंड झारखंड।
तो इन दोनों का भी स्टेट एनिमल एलिफेंट है। नाउ फ्लावर कौन सा है? कनिकोना। ओके, दिस इज द स्टेट फ्लावर। और स्टेट ट्री कोकोनट, को पता है कोकोनट के बहुत पेड़ होते हैं, कोकोनट वहाँ पर। और फ्रूट होता है स्टेट फ्रूट, दैट इज द जैक फ्रूट। ओके, दैट इज द जैक फ्रूट। नाउ केरला में एक इम्पॉर्टेंट ब्रिज भी है कोची में, दैट इज द वेम्बानाड ब्रिज। वेम्बानाड ब्रिज। ओके, नाउ केरला के इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स देख लो एक बार कि टेम्पल्स कौन कौन से हैं वहाँ। तो एक तो है पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ओके, देन एक है गुरुवैयूर टेम्पल, गुरुवैयूर। देन एक है वड़क्कूनाथन, वड़क्कूनाथन टेम्पल। वेयर इज इट लोकेटेड? इन त्रिशूर। देन एक है अयप्पा टेम्पल, अयप्पा टेम्पल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं, इनके बारे में याद रखना। नाउ 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं केरला में, 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। एक है कन्नूर में, एक है कोची में, एक है कोझिकोडे में, और एक है तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। ठीक, तो ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स और भी, बट इंटरनेशनल ये 4 हैं। नाउ अबाउट द नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं? तो एक तो शोला वाले जितने भी हैं ना, ये केरला में, जैसे अनाईमुडी शोला, मथिकेटन शोला एंड पम्बाडन शोला। ये तीनों के तीनों जो हैं ये केरला में हैं। देन एराविकुलम नेशनल पार्क, ओके, एराविकुलम। देन पेरियार नेशनल पार्क एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ओके, ये भी जो है केरला में ही है, केरला में ही मौजूद है। ठीक है, नाउ अब आफ्टर द नेशनल पार्क्स एक बार फेस्टिवल और देख लो। तो एक तो यहाँ थ्रिसुर में मनाया जाता है, थ्रिसुर में थ्रिसुर पूनम फेस्टिवल। ठीक है, एक बनाया जाता है मकराविलक्कू फेस्टिवल, मकराविलक्कू फेस्टिवल। कहाँ मनाया जाता है? ये सबरीमाला टेम्पल। जो हमने अभी देखा था अयप्पा टेम्पल, उसको सबरीमाला टेम्पल भी बोलते हैं, अयप्पा टेम्पल को सबरीमाला टेम्पल भी बोलते हैं। तो सबरीमाला टेम्पल में मकराविलक्कू फेस्टिवल मनाया जाता है। देन ओनम फेस्टिवल, ये भी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। और इसी फेस्टिवल में बोट रेस होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वल्ली कली। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और एक मनाया जाता है अत्तुकल पोंगल, अत्तुकल पोंगल। और एक मनाया जाता है विशु, विशु। ये होता है मलयाली न्यू ईयर, मलयाली न्यू ईयर, विशु फेस्टिवल। ठीक है, और एक मनाया जाता है थीयम। तो प्लीज़ रिमेंबर ऑल दीज फेस्टिवल्स। ठीक है, एक हो गया मकराविलक्कू, एक हो गया ओनम, एक हो गया विशु, एक हो गया थीयम, और एक हो गया अत्तुकल पोंगल। ओके, अब देखो ये बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो जीएसटी स्टैंड्स फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नाउ जीएसटी जो है वो इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और पहला देश इसको लागू करने वाला था फ्रांस। तो इंडिया में जो है 2017 में हुआ, और 4 स्लैब्स में हुआ, 5, 12, 18 और 28 इन परसेंटेज में हुआ। तो किसकी जगह ली जीएसटी ने? जीएसटी ने ली वैल्यू एडेड टैक्स की, वैट की जगह ली। नाउ जीएसटी का जो अमेंडमेंट बिल था वो कौन सा था? 122वां, 102nd अमेंडमेंट बिल। ओके, और इसका जो एक्ट था वो था 101st अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट से ये हुआ था। तो जीएसटी को जो है वो किसने बोला था? इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द केलकर टास्क फोर्स। केलकर टास्क फोर्स थी एक, इन्होंने जो है जीएसटी को बनवाया था। अब जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सी कंपनी ने बनाया? इन्फोसिस, इन्फोसिस। और इस 101st अमेंडमेंट एक्ट ने एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस करा था। वो आर्टिकल क्या है? 279A।
आर्टिकल नंबर 279A। नाउ 101st अमेंडमेंट एक्ट में तो ये सब था। 102nd और 103rd में क्या था, डू यू इवन रिमेंबर? तो 102nd अमेंडमेंट एक्ट था नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी, उनके की वो बनाया जाए। और 103rd कमीशन में था अबाउट द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, कि इन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। कह रहा है कि स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज ड्यू टू द स्ट्राइक बाय द ट्रांसपोर्टर। यहाँ भाई स्ट्राइक कर दिया ट्रांसपोर्टर्स ने, तो प्राइस जो है वो बढ़ गए। तो क्या सरकार को और अपने व्हीकल्स खरीद लेने चाहिए? लेकिन यार उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखो, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि स्ट्राइक तो चलती रहेगी, है ना, और उससे जो है ट्रांसपोर्ट हैम्पर होगा। गवर्नमेंट शुड नेगोशिएट विद ट्रांसपोर्टर, यस। इनकी डिमांड सुननी चाहिए, इनका पता करना चाहिए कि भाई डिमांड्स क्या है, और फिर उसको उसके अनुसार काम करना चाहिए। तो इसमें सिर्फ कंक्लूजन 2 होगा आंसर, कंक्लूजन 2। अब इस फिगर में देखो, ये क्वेश्चन है, इसकी इमेज जो थी, जहाँ पर ग्रीन था वहाँ पर क्या हो गया, पर्पल हो गया, और जहाँ पर्पल था ग्रीन हो गया। ऐसे यहाँ पर होगा, जहाँ पिंक है वहाँ पर ग्रीन हो गया। तो इस वाली इमेज में हो रहा है ऐसा, सी में। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। देखो इस सवाल में बोल रहा है टाइम टेकन बाय 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट 54 किलोमीटर। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 5/18 कर दो, ठीक है। कितना आ गया, 15 मीटर पर सेकेंड। और टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 12 सेकेंड, 12 सेकेंड। अब ये रीजनिंग का सवाल है, मिजली को ऐसे लिख दिया, तो कुछ नहीं करा, MIZ इस तरह से शुरू करा इन्होंने, यहाँ से फर्स्ट से, है ना। तो तुम्हें बज़वर्ड लिखना है, तो तुम भी यहाँ से शुरू करो। कैसे, BUZZ। तो ZZUB कहाँ आ रहा है मेरा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, ZZUB इसमें ही आ रहा है, यही आंसर होगा। और देख लो बाकी का, भाई उसने ZLY जो है, ZLY ऐसे लिखा है इधर से, तो तुम क्या कर दो, वर्ड को भी इधर से लिख दो, WORD, वर्ड को उल्टा लिख दिया। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि इस सीरीज में कितने नंबर जो हैं कम्प्लीटली डिविजिबल है, माई नंबर ऑन द राइट। जो राइट में नंबर है, जो लेफ्ट वाला नंबर है वो अपने राइट के नंबर से डिविजिबल हो रहा है। तो ऐसे कितने नंबर है, तो एक नंबर तो ये हो गया 63, एक नंबर हो गया 48, एक नंबर हो गया 88, तीन नंबर हो गए। सॉरी 48 नहीं होगा, 88 ये वाला होगा, और एक 88 ये वाला होगा, ठीक है। एक 63 ये वाला हो गया, एक हो जाएगा 66, चार हो गए, और एक हो जाएगा ये 88, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई दिख नहीं रहा, तो पाँच हो गए टोटल, 5 नंबर्स। अब इसमें बोल रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो EJOT है, तो ये तो रीजनिंग का सवाल है नहीं, तो बड़ा आसान है, EJOTY। ये पता है क्या है, ये हर 5 का मल्टीपल पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज रखी हुई है। जैसे 5 पे E आता है, J जो है 10 पे आता है, 5 2 से 10, O जो है वो 15 पर आता है, 5 3 से 15, T जो है वो 20 पर आता है, 5 4 से 20, और 5 5 से 25। तो 25 पर क्या आएगा, Y आएगा। तो वाई आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए वो पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फीमेल एथलीट्स इज नॉट अ स्क्वैश प्लेयर। सो इट्स कोनेरू हम्पी। हमें पता है कोनेरू हम्पी जो है वो एक चेस प्लेयर रह चुकी हैं, एंड शी वाज द फर्स्ट फीमेल ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। और फर्स्ट मेल कौन थे, इट वॉज विश्वनाथन आनंद। पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, ठीक। और नो अबाउट स्क्वाश, स्क्वाश के इंडिया के जो फीमेल प्लेयर्स हैं जो फेमस हैं, उसमें है दीपिका पल्लिकल, जोशना चिनप्पा, एक है अनाहत सिंह, और एक प्लेयर हैं सौरव घोषाल। प्लीज़ रिमेंबर देम, सौरव घोषाल। नाउ स्क्वाश जो है, इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि ये 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में जो है ऐड हो चुका है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो बोल रहा है कि इन अ बैग रेशियो ऑफ रेड बॉल्स टू ग्रीन बॉल्स इज 4:9। तो ये 4:9 हो गया। इफ 6 ग्रीन balls are added to the bag, the ratio of red ball to green ball would become इतना। तो हम ऐड क्या कर रहे हैं, ग्रीन बॉल ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रीन बॉल ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब मेरी रेड बॉल बराबर है, तो इसे बराबर कर दो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। और ग्रीन बॉल मैंने ऐड करी है, मतलब 3 यूनिट किसके बराबर है, 6 के। मतलब में मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया। तो रेड बॉल्स जो हैं वो कितनी थी, मतलब रेड बॉल्स जो हैं वो कितनी है,
तो जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो रेड बॉल कितनी आ जाएंगी तुम्हारी, 4 2 8, तो आंसर विल बी 8। अब वो बोल रहा है कि इनका HCF बता दो, तो आई थिंक इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता। 2 स्क्वायर 5, 2 स्क्वायर 7 एंड 16 3 48, है ना। तो कौन सी पावर कॉमन आ रही है, 2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है सब में, तो 4 आ गया HCF। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि इफ लेटर्स इन द वर्ड यूनिवर्सल आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच लेटर इन द ऑर्डर असाइंड अ न्यूमेरिकल वैल्यू 1 2 3। तो सबसे पहले तो इसको अरेंज कर लो, ठीक है, कि अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में कैसे आएगा, सबसे पहले ए आ जाएगा, फिर इसका ई आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, आर एस यू वी, ये आ जाएंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि कॉन्सोनेंट्स का सम निकालना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स। तो वोवल 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 कॉन्सोनेंट 4 5 6 7, दिस इज अगेन अ वोवल 9। तो ये इन सब का सम निकालना है, तो 9 15 22, 22 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 31। 31 क्या हो गया, मेरा आंसर हो गया। देखो इस सवाल में बोल रहा है कि एवरेज मार्क्स और 4 स्टूडेंट्स इन पी एंड सी टुगेदर। तो पी और सी कहाँ है, ये और ये, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में। तो पहले हम हर बच्चे का एवरेज इनमें निकाल लेंगे कि डब्ल्यू का एवरेज क्या हो जाएगा, 160 बटा 2 80, एक्स का एवरेज क्या हो जाएगा 135 अपॉन 2, वाई का एवरेज क्या हो जाएगा 80 बटा 2 40, और जेड का एवरेज क्या हो जाएगा 170 बटा 2 85। अब वो कह रहा है कि चार बच्चों का इनका एवरेज क्या निकलेगा, तो इनका मैं टोटल कर लूँ, 165 40 205, तो 205 प्लस 135 बटा 2 डिवाइड बाय, चार बच्चों का तो डिवाइड डिवाइड बाय 4, तो कितना आ जाएगा 2 5 10, 410 135 545 बाई 4, सॉरी 545 बाई 2 डिवाइड बाई 4 मतलब बाई 8, ठीक है। तो 8 6 ज़ा 48, 8 8 ज़ा 64, है ना, 10 बचा, और 8 1 ज़ा 8, तो 68.1 बैठेगा। तो ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। कार इज रिलेटेड टू गैराज इन द सेम वे एज हेन इज रिलेटेड टू वॉट। जैसे गैराज में कार रहती है, इस तरह से हेन जो है वो किस में रहती है, तो कूप में रहती है हेन, कूप में। अच्छा, स्टेबल में कौन सा एनिमल रहता है, हॉर्स, ठीक है। कैनल में कौन रहता है, डॉग, और शेड में कौन रहता है, काओ। ओके, रिमेंबर दिस। देखो इस सवाल में वो कह रहा है कि सम बुक्स आर अरेंज्ड वन अबव अदर इफ द बुक इज एट 18th पोजीशन फ्रॉम द टॉप एंड 5th पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या होंगे। 18th फ्रॉम टॉप है मतलब ऊपर 17 बुक्स आ रही हैं, ये 18th पोजीशन है, एंड 5th पोजीशन फ्रॉम बॉटम मतलब नीचे से जो है 4 बुक्स आ रही हैं। तो टोटल कितनी बुक्स हो गई, 22, तो ये हो गई, और ये कितनी हो गई 23rd, तो 23 बुक्स हो गई टोटल, सॉरी 21 हो गई ना, और ये 22 हो गई, तो 22 बुक्स हो गई। और इसका एक तरीका भी याद रख लो कि 18 प्लस 5 माइनस 1, क्योंकि एक पोजीशन जो है वो क्या हो रही है, 2 बार आ रही है, ये तो ये शॉर्टकट हो गया। अब देखो वो बोल रहा है कि 30 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 16 दिन, वर्किंग 8 घंटे अ डे। How many men are needed to complete another work which is twice the first one in 10 days working 12 hours a day? अब देखो वो बोल रहा है कि इसमें स्टेप्स जो लगेंगे वो बताओ, मतलब सबसे पहला कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, तो तुम्हें ये बताना है। तो यार सबसे पहले तो तुम फॉर्मूला ही लगाओगे, इसमें तो तुम कॉमन सेंस लगाओ। इस तरह के सवालों में तुम क्या फॉर्मूला लगाते हो, m1 × d1 × h1 अपॉन w1 इज इक्वल टू m2 × d2 × h2 अपॉन w2। यहाँ पे ये नंबर ऑफ मैन है, यहाँ पर डे है, यहाँ पर आवर है, और यहाँ पर वर्क है। तो सबसे पहले तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, तो सबसे पहले मतलब सी आएगा, तो आंसर यही हो गया। इसके बावजूद भी अगर तुम्हें करना है तो वो करके देख लो कि M1 में कितने लोग आ रहे हैं भाई,
30 आ रहे हैं तो 30 मैंने यहाँ लिख दिया, फिर डी लिख दिया, फिर एच लिख दिया, फिर उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। फिर क्या आएगा, फिर इसको इस साइड ले आए तो ये स्टेप आ जाएगा, और फिर फाइनली जो है वो आंसर आ जाएगा। तो डी तो सब में है ही क्योंकि वो आंसर है, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, फॉर्मूला ही होगा। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, 3। ओके, अब देखो बोल रहा है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो स्पीड ऑफ साउंड हमें पता है कि 331 तो होती ही है, या 332, तो 330 वाला ऑप्शन तो वैसे ही हट जाएगा। अब देखो स्पीड जो होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है, और यहाँ पे है मीटर सेकंड, तो मीटर सेकंड वाला तो वैसे ही नहीं, मीटर पर सेकंड आएगा, तभी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 331 मीटर पर सेकंड। लेकिन ये वाला भी देखो यहीं से ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी मीटर सेकंड है। ठीक है, अब इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है, तो देखो बाकी तो वॉवल्स हैं, ये सब वॉवल हैं, वॉवल कौन नहीं है, सिर्फ ये नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसमें देखो स्टिक की पोजीशन कैसे कैसे बदल रही है, कि सबसे पहले तो ऐसे थी, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, तो अब कैसे होगी, अब ऐसे होगी। ठीक है, तो ये इस साइड वाली रहेगी, ये स्टिक की पोजीशन रहेगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये। ठीक है, ये आंसर। अब देखो वो कह रहा है कि अगर आदित्य गॉट 78% मार्क्स इन द एग्जामिनेशन, इफ ही सिक्योर्ड 663 मार्क्स, देन फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो अगर 78% जो है वो 663 के बराबर हो रहा है, तो 100% जो है वो किसके बराबर होगा, वही मैक्सिमम होगा, 100% ही। तो इसको 13 दे लो, 13 6 78, 13 5 60, 13 1 13, 3 2 6 17, ये कितना आ जाएगा 8.5, और 8.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 850। तो आंसर क्या आ गया मेरा 850। अब देखो वो बोल रहा है कि व्हेन वाज इंडियाज कैपिटल शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो ये काम हुआ था सन 1911 में, जब वाइसरॉय थे लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो इनकी वाइसरॉयशिप में हमारी कैपिटल जो थी वो कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। और यही वो टाइम था जब 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल जो है वो डिवाइड हुआ था, उसको वापस ले लिया गया था 1911 में। तो बंगाल जो है वो किसके कार्यकाल में डिवाइड हुआ था, लॉर्ड कर्जन के। और इस फैसले को वापस कब लिया गया था, 1911 में ही। 1911 में ही इस फैसले को वापस ले लिया गया था लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे। ठीक है, और यही वो टाइम है जब किंग जॉर्ज 5, ठीक है, एंड क्वीन मेरी ऑफ ब्रिटेन, ये लोग कब आए, विजिट पर आए इंडिया के। ठीक है, और इसी दौरान हिंदू महासभा हुई, हिंदू महासभा हुई 1915 में। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में, लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में हिंदू महासभा हुई, और 1911 में ये सारे काम हुए कि एक तो कैपिटल शिफ्ट हो गई, एक किंग जॉर्ज और क्वीन मेरी आए, और बंगाल विभाजन जो है वो वापस उसको एक साथ कर दिया गया। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द हिल एट द फुट ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, ये हिल हो गई, ये टावर हो गया, और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये हिल है और ये टावर है, एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल इज 30 डिग्री। तो ठीक है, हमने कह दिया भाई ये होगा। वो कह रहा है अगर टावर जो है वो 50 मीटर हाइट का है, हमने कह दिया ये 50 है, तो इसकी हाइट निकालनी है, तो tan 30 निकालो। tan 30 क्या होता है, 1/√3, तो 50/बेस, तो कितना आ जाएगा 50√3। अब इसमें लगा दो कि tan 60 क्या होता है √3, पर अपॉन बेस कितना हो गया 50√3, तो परपेंडिकुलर हाइट कितनी आ जाएगी 50√3 इंटू √3, क्या दे देगा 150। इसका आंसर क्या आ गया 150। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि आफ्टर 10 इनिंग्स द एवरेज स्कोर पर इनिंग्स ऑफ द बैट्समैन वाज 52, एंड आफ्टर 12 इनिंग्स द एवरेज रोज टू 54। ठीक है, तो अगर 54 से बढ़ गया उसका एवरेज, तो उसने मतलब कितने रन्स स्कोर करे इन दो इनिंग्स में, मतलब 11th में और 12th इनिंग में कुल मिलाकर उसने कितने स्कोर करे। तो एक तो करे होंगे 54 इंटू 2, और प्लस कितना करा होगा जितना था
अब 10 इनिंग्स में था, तो अब कितना ज़्यादा हो गया, 2 ज़्यादा हो गया इससे, तो मैं कितना कर दूंगा, 10 × 2 बढ़ा दूंगा, तो ये हो जाएगा 100 + 20, 128 हो गया। तो इनका सम 100, मतलब उसने 128 रन बनाए होंगे, तभी जा कर के जो है एवरेज मेरा बढ़ा। अच्छा, तो 12th में उसने 11th के मुकाबले 16 रन ज़्यादा बनाए, ठीक है। अब मुझे 11th इनिंग में देखना है कि भाई कितने बनाए उसने, ठीक है। तो तुम इसको क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और डिवाइड बाय 2 कर दो, वो तुम्हारा आंसर दे देगा। तो सब्ट्रैक्ट जब तुम करोगे तो कितना देगा ये, 112, ठीक है। 112, तो 2 टाइम्स ऑफ 11th इनिंग्स इज 112, तो 11th इनिंग क्या होगा, 56। तो 56 जो है वो क्या, 56 क्या हो जाएंगे, रन्स हो जाएंगे जो उसने 11th इनिंग में मारे। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगर वो बोलता कि 12th इनिंग में बताओ, तो उसका फिर हम भाई दूसरा उपाय देखते, फिर हम ऐड कर देते। तो 11th इनिंग में अगर मेरे को बताने होता तो मैं क्या करता, तो 72 हो जाते, ठीक है। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल टिश्यू कॉल्ड। तो ये जो स्पेशल टिश्यू जिसकी हेल्प से बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, तो वो होता है प्लासेंटा। प्लासेंटा, तो अगर ये मदर है और ये बेबी है, तो इनको एक ये कनेक्ट करती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक ट्यूब कनेक्ट करती है, इसके अंदर से ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बेबी के अंदर जाते हैं। तो इस कॉर्ड का नाम क्या होता है, एम्ब्रिकल कॉर्ड। एम्ब्रिकल कॉर्ड। और टिश्यू का नाम क्या होता है, जो टिश्यू होता है वो होता है प्लासेंटा टिश्यू, ठीक है। तो ये ध्यान देखो, वो बोल रहा है कि इन अ क्रिकेट मैच द स्कोर ऑफ प्लेयर्स आर कंसिडर्ड सच दैट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ स्कोर्स इज 16 एंड मीन इज 25। तो वेरिएंस क्या होगा, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, ये होता है SD/m/100। कहने का मतलब SD/m/100 मतलब SD मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। और m का मतलब होता है मीन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन तुम्हें दे रखा है 16, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ये हम निकालेंगे, ठीक है, इसको ले लो सिग्मा। और मीन कितना है, मीन है 25 × 100। तो सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 4 ज़ा 100, 4 4 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब वो बोल रहा है वेरिएंस निकालो। तो वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या होता है, स्क्वायर होता है, सिग्मा स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 16, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 16, ठीक। अब देखो इस सवाल में बोल रहा है कि द टोटल सेल्स इन 1998 वाज 7890 which was increased by 16.5% in 1999, then the total sales in the year 1999 is approximately what। तो इसमें एक बात तो पहले आप ये समझो कि इसमें इस बार चार्ट का कोई, पाई चार्ट का कोई लेना देना है ही नहीं। ये सिंपली क्वेश्चन ये है कि इनिशियली अगर 100% था किसी चीज़ का, तो उसका 116.5% क्या होगा, ठीक है। अब 16.5% निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी। तो कैलकुलेशन कम करने के लिए हमें पता है कि 16.66% क्या होता है, ये होता है 1/6। तो अगर हम ये निकाल लें तो हम अंदाजे से मार्क कर सकते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इनिशियल इस 1/6 का मतलब कि पहले 6 था और बाद में 7 हो गया। तो 6 की वैल्यू क्या थी, 78903 थी। तो 7 की जो वैल्यू होगी वही मेरा आंसर होगा। तो 6 3 ज़ा 18, 6 6 5 ज़ा 30, तो 1315 इंटू 7 जो आएगा वही मेरा आंसर होगा। तो मल्टीप्लाई कर लो, 7 5 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7, 8 9 10, 7 3 ज़ा 21 एंड 1 22, 7 1 7 8 9, तो 9205 आ रहा है मेरा। अब 9205 16.66% आ रहा है, तो 16.5% मतलब लगभग थोड़ा सा और कम होगा, 0.1% के आसपास और कम होगा। तो 9205 के सबसे आसपास मेरा कौन सा बैठ रहा है, देखो ये नहीं बैठ रहा, ये भी तो बिल्कुल नहीं बैठ रहा, ये बैठ रहा है देखो सबसे पास, तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो इस सवाल में वो बोल रहा है कि श्रेक स्विच्ड ऑन अ बल्ब एट 2:39:40 आवर्स एंड स्विच्ड इट ऑफ ऑन द सेम डे एट 12:30:34 आवर्स। हाउ लॉन्ग वाज द बल्ब इन स्विच्ड ऑन मोड। तो इसमें जल्दी से ये कोशिश करो कि तुम्हें एग्जैक्ट आंसर नहीं लाना है, तुम एलिमिनेशन का सोचो कि कौन से ऑप्शंस में एलिमिनेट कर सकता हूँ। जब वो कह रहा है 2:39:40 पर मैंने स्विच ऑन करा और मैंने स्विच ऑफ जो है 12:30:34 पे करा, तो कितना समय हुआ। तो अगर लमसम तुम देखो कि 10 घंटे अगर मैं इसमें जोड़ता हूँ तो मेरा ये बैठेगा 12:39:40। और तुम्हें जाना यहाँ, इसका मतलब एग्जैक्ट 10 घंटे तो नहीं लगे। तो एग्जैक्ट 10 घंटे नहीं लगे तो 10 घंटे वाला ये एलिमिनेट हो गया कि 10 घंटे तो नहीं हो रहे, और ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी इससे ज़्यादा हो रहा, 12 तो बिल्कुल ही नहीं लगेंगे। तो अब 9 घंटे और कुछ समय लगेगा। तो अब पहला ऑप्शन तुम ट्राई करो कि अगर मैं इसमें 9 घंटे 50 मिनट और 54 सेकंड जोड़ता हूँ, ठीक है, तो मेरा क्या ये पहुँच रहा हूँ मैं। तो तुम सेकंड वाले से ट्राई करो। तो सेकंड वाला जब ये 60 हो जाएगा तो तुम 1 मिनट यहाँ जोड़ दोगे और यहाँ पर कितना बचेगा भाई। तुमने यहाँ से कितना हो रहा था ये, 94 हो रहा था, तुमने 60 सेकंड निकाल दिए तो यहाँ कितने बचे, 34 सेकंड बचे। तो हाँ, यही मेरा इससे मैच कर रहा है, क्योंकि मुझे यही चाहिए। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तुम्हें आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा जो आपकी एग्ज़ाम्स में हेल्प करेगा, एग्ज़ाम को क्रैक करने में मदद करेगा। और रेलवे की तरह अगर आप और भी एक सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, लाइक यूपी पुलिस कांस्टेबल या एनवीएस की या फिर एसएससी की या बैंकिंग की, किसी भी सरकारी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा आईक्यू को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस पे आने वाले समय में और भी एग्ज़ाम्स के वीडियोस अपडेट होते रहेंगे। और कुछ एग्ज़ाम के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एनवीएस, एसएससी सीपीओ। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको आगे की वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे। सो थैंक यू ऑल।